छात्रों ने उस पर अत्यधिक प्रेम किया जी। संस्था और छात्र इनके प्रेम में मैं इतना डूब गया कि कहीं और जाने का मैंने सोचा भी नहीं। जी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 20-22 साल पहले जो नयन राजमानी मेरी विद्यार्थिनी थी आज भी उतनी श्रद्धा से मेरे पास आती है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नमस्ते सर जी। नमस्ते। सुविख्यात हिंदी मराठी के लेखक अनुवादक गुरुदेव डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी के इस साक्षात्कार के माध्यम से रूबरू होने जा रहे हैं। सर जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आप हिंदी मराठी भाषा के माध्यम से श्रोताओं और पाठकों के मन मस्तिष्क पर छाने वाले व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। निष्णात अध्यापक, सूदी आलोचक, बेलोस वक्ता के रूप में आप विख्यात हैं। हिंदी भाषा तथा साहित्य के प्रति आपकी निष्ठा बेजोड़ है। आपके हिंदी के प्रकाशित समीक्षा ग्रंथ कुल मिलाकर 16 ग्रंथ, उसमें 12 ग्रंथ आपके स्वयं के लिखे तथा 4 ग्रंथ सहलेखन में है। आपने अनुवाद मराठी से हिंदी में किया, जिसमें सृजनात्मक साहित्य की 16 किताबें आपकी अनुवादित है। इनमें से कई ग्रंथों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, जैसे आठवणीचे पक्षी आत्मकथा श्री प्र.यू. सोनकांबले जी का, जिसका आपने अनुवाद किया है यादों के पंछी शीर्षक से। अक्करमाशी आत्मकथा डॉक्टर शरण कुमार लिंबाळे, उचल्या आत्मकथा लक्ष्मण गायकवाड उठाईगिरी शीर्षक से अनुवाद हुआ है। टीका स्वयंवर भालचंद्र नेमाड़े, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। आपका वैचारिक साहित्य की 6 किताबें अनुवादित है। पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद कुल मिलाकर 8 पाठ्यपुस्तकों का आपने अनुवाद किया है। संपादन भी आपने 8 किताबों का किया है। मराठी में भी लेखन, अनुवाद, संपादन, शब्दांकन आदि आप कर चुके हैं। मराठी में ललित लेख संग्रह आपके 2 प्रकाशित हो चुके हैं। मराठी में ही वैचारिक 3 ग्रंथ आपके प्रकाशित है। शब्दांकन भी आपने 2 किताबों के लिए किया है। संपादन 4 किताबों का किया है आपने। हिंदी से मराठी में अनुवाद 6 किताबों का आपने किया है, जिसमें उल्लेखनीय झूठा सच यशपाल जी का जो उपन्यास है, खोटा सत्य नाम से आपने शीर्षक से आपने अनुवाद किया है। अनेकों राष्ट्रीय संगोष्ठियों में व्याख्याता मार्गदर्शक के रूप में आपने उपस्थिति दर्ज की है। आपको राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आज हम इतनी बड़ी हस्ती से संवाद करने के लिए पाठकों तक या श्रोताओं तक इस संवाद के माध्यम से इस व्यक्तित्व को लेकर जा रहे हैं। वैसे सर जी का व्यक्तित्व पूरे दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक प्रयास। सर जी, आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा और आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ हमें बताएंगे? इस विषय पर मैं कई बार बोल चुका हूँ जी, फिर भी मैं अतीत में बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता जी। परंतु मेरे परिचित ये जानते हैं जी। कि मेरा सारा बचपन गरीबी में जी। या कहो दरिद्रता में बीता है। उम्र के 7-8 वर्ष से ही मैं मजदूरी के छोटे छोटे काम करता रहा। ये सिलसिला करीब 8वीं कक्षा तक चलता रहा। 8वीं कक्षा के बाद थोड़ी सी आर्थिक स्थिरता आती है, क्योंकि घर में हम 9 लोग थे। पिताजी अकेले कमाने वाले थे, वो भी दुकानों में छोटे मोटे व्यवसाय तो नहीं कहेंगे, मुनीम जिसे कहते हैं। हर दीपावली में जिनकी नियुक्तियां होती हैं और उनको निकाल देते हैं। ऐसी अस्थिर स्थिति में हम जिए हैं और पढ़ाई की भयंकर आदत थी बचपन से ही। और 10 बाय 10 के 2 कमरों में हम 11 लोग रहते थे और वहीं पर नहाना, वहीं पर रसोई, सब कुछ वहीं पर। इतनी प्रतिकूल स्थिति में भी मैं कक्षा में हर बार प्रथम रहता था। उस वक्त निज़ाम रियासत या हैदराबाद अभी अभी जो मुक्त हुआ था सन 48 में, मैं पहली कक्षा में गया
चौथी कक्षा से मुझे बरसरी नाम की उस काल की एक शिष्यवृत्ति मिलती थी जी। साल में 5 रुपए। जी। उस वक्त वो बहुत बड़ी राशि थी उस तुलना में, जी। क्योंकि उस वक्त एक पुलिस की नौकरी अगर करते हो तो 50 रुपये वेतन मिलता था जी। और सरकारी नौकरों को, कलेक्टर आदि को 250-300 रुपये वेतन हुआ करता था। जी। जी। ये स्थिति थी जी। तो उसमें 5 रुपये बहुत बड़ी राशि थी। जी। तो इस तरीके से मेरी शिक्षा धीरे धीरे होती गई। ये भी सही है कि मैं हिंदी एमए केवल भारत सरकार की एक शिष्यवृत्ति के कारण कर सका हूँ, क्योंकि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में ग्रुप में मैं पूरे कर्नाटक में प्रथम था। अरे वाह। और बायोलॉजी ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में मैं पूरे राज्य में प्रथम था। अरे वाह। मुझे मेडिकल में प्रवेश मिलना बहुत आसान था, परंतु घर की दरिद्रता इतनी थी कि गुलबर्गा से धारवाड़ में ही मेडिकल कॉलेज था, रेल से जाने के लिए पैसे तक नहीं थे, उच्च शिक्षा मुझे संभव ही नहीं है, ये बहुत स्पष्ट था। दोस्तों ने मिलकर कॉलेज में प्रवेश दिया था नाम मात्र। उन दिनों पोस्ट ऑफिस में जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है उसको 6 महीने में नौकरी मिलती थी। मैं उसी लिए प्रयत्न कर रहा था, परंतु सभी 1960 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने संपूर्ण देश में से 10 विद्यार्थियों को चुना हिंदी की उच्च शिक्षा के लिए। वो शिष्यवृत्ति थी प्रति माह 75 रुपए। अगर मुझे पोस्ट में नौकरी मिलती तो भी मुझे 60 रुपए वेतन मिलता। मुझे शिष्यवृत्ति 75 रुपये थी, उससे ज्यादा। और मैं भविष्य में क्या बनूं इसका निर्णय मैंने नहीं लिया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने लिया। वो शिष्यवृत्ति थी, इसलिए मेरी पढ़ाई हुई। वो शिष्यवृत्ति न होती तो मैं पोस्ट ऑफिस में से अधिक एक ग्रेड का क्लर्क के रूप में आज रिटायर हुआ होता। केवल भारत सरकार की शिष्यवृत्ति के कारण मैं एमए हिंदी किया। एमए हिंदी इलाहाबाद से करने का कारण भी आर्थिक है। भारत सरकार के उस वक्त के नियमानुसार एमए के लिए 100 रुपए शिष्यवृत्ति दी जाती थी। अगर विद्यार्थी हिंदी प्रदेश में जाकर एमए करता हो तो उसको 25 रुपए ज्यादा 125 रुपए दिए जाते थे। 25 रुपए के मोह से मैं इलाहाबाद गया। मैंने पिताजी से कहा आपको पहले की तरह मैं 75 रुपए भेजूंगा और 50 रुपए में मैं इलाहाबाद में रहूंगा। मैं वहाँ रहा। वहाँ भी मैं पूरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी एमए में 3य स्थान पर आया, हिंदी भाषिकों से टक्कर लेते हुए। मैं मई में वापिस आया एमए प्रथम श्रेणी प्राप्त करके। जून के किसी तारीख के संचार में दयानंद शिक्षण संस्था का विज्ञापन आया। मैं विज्ञापन देने आया, तब एक मित्र की पैंट और एक मित्र का बुशर्ट पहनकर मैं आया था। बस से जाने आने के केवल रुपये थे, 1 रुपया ज्यादा था केवल। मुझे आज भी याद है, पुराने लातूर बस स्टैंड के पीछे जो रेलवे स्टेशन था पुराना, वहाँ 4 आने के मुरमुरे लेकर मैंने रात गुजारी। सवेरे मैंने इंटरव्यू दिया। 36 प्रत्याशी थे। 1 बार, 2 बार, 3 राउंड में इंटरव्यू हुए और तीसरी बार मेरे चुनाव हुआ। और इस संस्था ने मुझ पर इतना प्यार किया कि मैं कहीं पर भी जाने की मैंने सोचा नहीं। प्रिंसिपल के रूप में मुझे बुलावा आया, 2 इंक्रीमेंट देकर बुलावा आया स्थानिक कॉलेज में, बसवेश्वर कॉलेज में, पर मैंने नकारा और मैं जिंदगी भर यही रहा, बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता से। पढ़ना लिखना मेरी मजबूरी थी, इसलिए पढ़ते रहा, लिखते रहा। यही मेरा जीवन परिचय है। जी, अध्यापन कर्म की शुरुआत ही आपके दयानंद महाविद्यालय में हुई और 1965 में मैं नियुक्त हुआ। पहला साल जरा कठिन गया। हालांकि उस वक्त बैंक में
मुझे हिंदी अधिकारी के रूप में 2 जगह से बुलावा आया जी। मेरा जो कुछ भी करियर था मेरे बारे में उन दिनों अंग्रेजी समाचार पत्र में जो भी छप चुका था जी। उसके आधार पर घर बैठे नियुक्ति आई। परंतु सन 66 के बाद मैं जब गया मेरे छात्रों ने उस पर अत्यधिक प्रेम किया। संस्था और छात्र इनके प्रेम में मैं इतना डूब गया कि कहीं और जाने का मैंने सोचा भी नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 20-22 साल पहले जो नयन राजमानी मेरी विद्यार्थिनी थी आज भी उतनी श्रद्धा से मेरे पास आती है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, मेरे जैसे अनोखा छात्र है जो आज भी आपके आज भी आते हैं। जी बिल्कुल, और वही मेरे जीवन की उपलब्धि है। जी कुल मिलाकर 37 वर्ष आपने अध्यापन का कार्य किया। 37 वर्ष आपने अध्यापन का कार्य किया, तो इसमें अध्यापक के रूप में आपके कुछ अलग अनुभव, एक आध दूसरा? इलाहाबाद में पढ़ते समय मेरे प्राध्यापकों ने मुझ पर जो संस्कार डाले अध्यापन के, उस कारण मैं अधिक प्रिय रहा विद्यार्थियों में। जी। पहला कारण ये कि विश्व के बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर हरदेव बहारी जो मुझे अपना मानस पुत्र मानते थे, उन्होंने मुझे ये कहा था निकलते समय, देखो बेटे अपने छात्रों से कभी भी मराठी में मत बोलो जी। उनसे हमेशा हिंदी में बोलो जी। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो उनके कानों पे अच्छी हिंदी जाती है, दूसरी बात वो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। अपनी जुबान अगर सुरक्षित रखना है तो केवल कक्षा में हिंदी नहीं बाहर भी हिंदी बोलो। इसलिए मेरी जुबान जो बहुत मेहनत से इलाहाबाद में मैंने तैयार की, आज भी हिंदी भाषिक मुझे पहचान नहीं पाते कि मेरी मातृभाषा कोई दूसरी है। ये जो भाषा मैंने अर्जित की उसको मैंने बनाए रखा हरदेव बहारी के कारण। इसलिए मैंने अपने छात्रों से कभी भी मराठी में नहीं बोला। दूसरी बात, मेरे एक और प्राध्यापक थे डॉक्टर रघुवंश जी, उन्होंने कहा अगर अध्यापक बनना चाहते हैं तो किसी कवि की एक रचना पढ़कर कभी भी पढ़ाया मत करो, उस कवि की सभी रचनाएं पढ़ो। प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ना है तो प्रेमचंद का पूरा साहित्य पढ़ो। तो ये आदत लगने से और मेरी संस्था और मेरे प्राचार्य, हालांकि मैं डिपार्टमेंट में 28 वर्ष तीसरे स्थान पर था, परंतु मुझे इतना प्यार उन्होंने दिया कि मैं चाहे जितनी पुस्तकें खरीद सकता था। इसलिए आज भी दयानंद कॉलेज में सभी कवियों लेखकों की समग्र रचनाएं हैं, क्योंकि समग्र रचनाएं पढ़कर ही मैं पढ़ाता था। तीसरी बात अध्यापन के संबंध में, साहित्य पढ़कर साहित्य का अध्यापन नहीं किया जाता। साहित्य को पढ़ने के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृति, इतिहास आदि के अध्ययन की भी जरूरत होती है और वो मैं अध्ययन करता रहा। जैसे रामकुमार वर्मा की औरंगजेब की आखिरी रात पढ़ाने के लिए मैंने औरंगजेब का सारा इतिहास पढ़ा, औरंगजेब पर लिखी गई अंग्रेजी हिंदी की पुस्तकें पढ़ी और तब मैं पढ़ाने के लिए खड़ा रहा। तो बहुत विलक्षण मेहनत मैं लेता रहा, परिश्रम देता रहा, क्योंकि प्राध्यापक की ड्यूटी आज भी 8 घंटे है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार। 3 घंटे अध्यापन, 2 घंटे कॉलेज में बैठना विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और 3 घंटे खुद अध्ययन करना। और मैं 3 घंटे दोपहर 3 से 6 बजे तक रोज अध्ययन करता था। मैं घर पर कहता था कि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। रविवार को छोड़कर सभी दिन मैं अपना अध्ययन करता था। इसीलिए मेरे अध्यापन के प्रति आकर्षण था छात्रों में, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक मिला करता था, समाज, राजनीति, संस्कृति आदि आदि। जी जी, आज भी हमारे कानों में आपकी आवाज गूंजती है क्लास की। ठीक, अगला। साहित्य विधाओं में से कौन सी विधा आपको ज्यादा प्रिय है? मेरी सबसे प्रिय विधा कविता है, जिस पर मैंने सबसे कम लिखा है। मैंने लिखा है उपन्यास और कहानियों पर ज्यादा,
मराठी में अलबत्ता हाँ। मैंने कविता पर बहुत लिखा है। जी जी कवि सगर की समीक्षाएं मैंने की हैं, जी जिसकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है। जी हिंदी में मैंने कविताओं पर बहुत कम लिखा है। जी कविता मेरी सबसे बड़ी प्रिय विधा है और मेरी कमजोरी भी। जी। आप अपने रचना कर्म के बारे में कुछ बताएं। रचना कर्म 60 से भी ज्यादा किताबें एक आपकी तो प्रकाशित है। मैं पढ़ने में रुचि लेता था, जी लिखने में मेरी बहुत रुचि नहीं थी। जी परंतु स्नातकोत्तर विभाग खुलने के बाद डॉक्टर चंद्रभानु सोनवणे हमारे विभाग अध्यक्ष बनकर आए। जी वे भी मेरी तरह बहुत पढ़ाकू थे। जी तो एक दिन उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, आप लिखते रहो, बोलते बहुत अच्छा हो, लिखते रहो। फिर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। वो भी लिखते नहीं थे, मैंने उन्हें प्रेरणा दी। जी उन्होंने भी लिखना शुरू किया, मैंने भी लिखना शुरू किया। पहले मैं मराठी में लिखता था संचार में, जी बाद में हिंदी में लिखना शुरू किया। जी और ये सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है जी कि मुझे प्रकाशक घर बैठकर मिले। जी किसी भी प्रकाशक को मैंने आज तक 5 पैसे नहीं दिए। जी उल्टे कुछ प्रकाशकों ने मुझे रॉयल्टी दी। जी प्रकाशक मिलते गए, मैं लिखता रहा, जी पाठक प्रतिसाद देते रहे, जी लिखता रहा, जी पत्र पत्रिकाओं में लिखता रहा। आज भी मेरे पाठक बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल मुझे अभी भी फोन, मेरा अगर कोई एक लेख प्रकाशित हुआ हो, जी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई हो, तो बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से मुझे फोन आते हैं। जी बिल्कुल वहाँ मैं ज़्यादा जाना जाता हूँ। जी बिल्कुल। आपकी संपादित साहित्य कृतियां जो हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे। संपादन मैंने बहुत स्वेच्छा से नहीं किया। जी ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं राजस्थान के, सांबरिया नाम जी के, उन्होंने एक दिन फोन करके कहा कि मेरे कहानियों का आप संपादन कीजिए। जी मैंने कहा हिंदी प्रदेश में इतने बड़े लोग बैठे हैं, आप क्यों आग्रह कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपके नाम के कारण मुझे अधिक वेटेज मिलेगा। तो मैंने सांबरिया जी की कहानियों का संपादन किया, दिल्ली से छपी। उसके बाद हिंदी की एक बहुत श्रेष्ठ कहानीकार सुधा अरोड़ा जी ने, जी जो मुझे अपना बड़ा भाई मानती है, दादा कहती है, जी जी एक दिन उन्होंने कहा, जब मैं ठाणे में था बेटी के पास, तब वो आई और उनका दादा, मेरी कहानियों का संपादन आपको करना है। जी बहुत आग्रह पूर्वक उन्होंने कहा। फिर मैंने उनकी कहानियों का भी संपादन किया। जी जी दत्ता भगत जो मराठी के बहुत बड़े नाटककार हैं, जी उनके 3 छोटे छोटे नाटक 2 मित्रों ने अनुवाद किए थे, एक मैंने अनुवाद किया था। उन्होंने कहा इसका संपादन कीजिए, मैंने संपादन किया। जी इसलिए ये जो संपादन हुआ है जी वो लोगों के प्यार के कारण हुआ जी है। बिल्कुल मैंने कोई तय करके ये संपादित करना ऐसा नहीं हुआ। जी जी। आपने अनुवाद भी बहुत सारे किए, हिंदी में, हिंदी से मराठी में, मराठी से हिंदी में। तो आपके नजर में अनुवाद क्या है। अनुवाद एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जी एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से जोड़ना है। जी अनुवादक एक सांस्कृतिक दूत होता है। जी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रहने से अनुवादक नहीं होता कोई। जी 2 भाषाओं की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, जी ये सब की जानकारी उसको रखनी पड़ती है। नहीं तो आंख बंद करके अनुवाद करेंगे तो वो अनुवाद और अनुवाद मूल कृति की अनुभूति वहाँ तक नहीं पहुँचती। जी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी मराठी के एक प्रसिद्ध नाटककार हैं जो स्मृतिशेष है, जी रामनाथ चव्हाण। जी उनका एक नाटक है बामणवाड़ा। उसमें एक ब्राह्मण युवती एक अत्यंत प्रतिभा संपन्न और बहुत खूबसूरत ऐसे दलित अधिकारी से विवाह कर लेती है। इस विवाह को उसकी माँ का भयंकर विरोध होता है, पिताजी का समर्थन होता है। बहुत बड़े बंगले में अपने पति के साथ वो रहती है। विवाह के 15-20 दिन बाद उसकी माँ की कुछ बूढ़ी सहेलियां उसको मिलने आती। वो आने के बाद उसको बड़ी खुशी होती क्योंकि माँ ने उससे संबंध काट दिए थे। तो वो उनका आदर सत्कार करने के लिए पानी लाती, वो पानी नहीं लेते। फिर वो शरबत पूछती है, नहीं लेते, चाय नहीं लेते। वो बहुत बुद्धिमान है, वो समझ जाती है कि वो दलित के घर का पानी भी नहीं पीना चाहते।
अंत में प्रसंग ऐसा है, जब वो निकलती हैं तब ये महाराष्ट्र की एक परंपरा है जी। सुहासिनी अगर हो तो जाते समय उसको सिंदूर लगाते हैं जी। वो सिंदूर लगाने के लिए खड़ी हो जाती है जी। तब वो तीनों औरतें बड़ी चालाकी के साथ उसका स्पर्श टालते हुए निकल जाती है जी। और पर्दा गिर जाता है। जी। 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 अब इस प्रसंग का अनुवाद कैसे करना है? जी बिल्कुल। मुझे ये लगा कि भाई ये परंपरा तो हिंदी भाषी प्रदेश में नहीं है, फिर ये कैसे करना चाहिए? जी। क्योंकि मंच पर हाँ। और ये बहुत अप्रतिम नाटक है, जी। लातूर में भी ये नाटक हुआ है, जी। कुंकवाचा करंडा घेऊन ती उभी आहे आणि त्या तिचा स्पर्श टाळत जातात, तिचा चेहरा उदास 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 होता है। हो। ये दृश्य हिंदी भाषिकों के पास कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? अगर ऐसा है तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ ना समझ। ये मराठी भाषी की समझ पाता है जी। कि एक दलित पुरुष के साथ उसके संबंध है, इसलिए उसका स्पर्श उन्होंने टाला। जी। अब ये हिंदी में कैसे ले जाएंगे? मैंने अपने हिंदी भाषी मित्रों से, लेखिकाओं से फोन किया, उनका ऐसी कोई परंपरा नहीं। सुहागिन जाते समय कुछ देने की परंपरा है क्या? हाँ। कोई परंपरा नहीं। जी। राजस्थान के कुछ जिलों में सुहासिन को पान दिया जाता है जी। परंतु ये सारे हिंदी भाषी प्रदेश में नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद लेखक के साथ चर्चा करके वो प्रसंगी मैंने निकाल दिया। जी जी बिल्कुल। अनुवादक के लिए संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। नहीं तो बात नहीं पहुंचती। और आज के अनुवाद में जब देखता हूँ तो बहुत चिढ़ आती है, इतनी भयंकर उसमें मैं कहूँगा गलतियां तो नहीं कहूँगा, गैर जिम्मेदारी कि जिससे मूल बात पहुंचती नहीं। बिल्कुल। खैर कहने के लिए बहुत चीजें, मेरी पुस्तक है अनुवाद का समाजशास्त्र, उसमें ये सारा विस्तार जी। उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, JNU के 2 प्राध्यापकों ने किया है, सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन। वो मराठी में भी है, अनुवाद वर्ण व्यवस्था भी, और हिंदी में भी। वो तीनों भाषाओं में गई है और हिंदी में 2 संस्करण निकले, मराठी में 2 संस्करण निकले। जी बिल्कुल। अब तक आपने अध्यापक, लेखक, वक्ता, संपादक आदि भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है? नहीं, मैं बहुत क्या कहेंगे, अपने जीवन को बहुत सार्थक समझता हूँ जी। मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही जी। और मेरे छात्रों ने, मेरे परिवार ने मुझे इतना कुछ दिया है जी। कि मैं बहुत संपन्न हूँ। परंतु मेरे कुछ मित्रों को, निकट के मित्रों को जो मराठी के लेखक हैं, उनका ये कहना है कि मुझे आत्मकथा लिखनी चाहिए जी। विशेषता मेरा बचपन जिस तरीके से गया, जो संघर्ष करते हुए मैं आया जी। उनका ये कहना है कि ये आग्रह मराठी के प्रसिद्ध लेखक भालचंद्र नेमाड़े से लेके दया पवार तक सबने मुझसे कहा कि कभी तो बैठकर अपनी आत्मकथा लिखो। मैं आत्मकथा लिखना तो नहीं चाहता है, तो उन्होंने कहा कि भी ये सब कुछ उपन्यास में तो ले आओ, पर तो लिखो, मराठी में लिखो। मन की तैयारी हो रही है, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा नहीं मालूम। एक तो अतीत में जाने से मुझे डर लगता है जी। मैं अपने भूतकाल को भूलना चाहता हूँ, फिर उसमें मैं गया कि मुझे बहुत तकलीफ होती है मानसिक रूप से जी। इसीलिए एक लेखक को अपने भूतकाल से टकराना और उसको शब्दबद्ध करना, ये अत्यंत जटिल और बहुत ही पीड़ादायक प्रक्रिया है जी। उसमें से मैं अगर जाऊंगा तो निकलूंगा कि नहीं मालूम। कोशिश करने की इच्छा है, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया जी जी जी। कोई ऐसा वाकया कि जो आपको, जिस वाकया का कोई अफसोस है कि भाई ये नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई नहीं। कोई नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जिसका मुझे पश्चाताप हुआ जी। और ऐसी कोई घटना जिसे टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है? वही टर्निंग पॉइंट मुझे उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार की शिष्यवृत्ति मिली जी। बिल्कुल। अगर नहीं मिलती जी तो मेरी उच्च शिक्षा की पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल। वही एक जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जी जी। समकालीन साहित्य परिवेश के बारे में आपका क्या कहना है?
नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नई पीढ़ी बहुत अच्छा लिख रही है जी हिंदी में भी, मराठी में भी। जी और मैं अधुनातन चीजें पढ़ता हूँ। बहुत ही ठोस जमीन पर खड़े होकर वो लिख रही है जी अपनी छटपटाहट को। इसलिए इस साहित्य के प्रति मैं बहुत आश्वस्त हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।